So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUT Chemistry. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. So NEET सीरीज में ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर थर्ड पूरा खत्म कर देंगे. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम और भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर नंबर थर्ड है क्लास 11th का. तो हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर थर्ड करने वाले हैं. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप. एनसीईआरटी की वन शॉट है पूरा, तो पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको कवर कराऊंगा, बट बहुत जल्दी. ठीक है, बहुत जल्दी, पूरे 1 घंटा या 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आपको कवर कराऊंगा विद इंपॉर्टेंट लाइंस. ठीक है, क्योंकि नीट एग्जाम में कोई भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, तो एनसीईआरटी की लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको और नीट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एकदम फ्री और बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है. बिना देरी करे हम स्टार्ट करते वीडियो को. लेट्स बिगिन. सो देखो, स्टार्ट करते हैं. व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. अब क्लासीफाई एलिमेंट्स करने क्यों है? पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, याद रख लो कि 114 एलिमेंट्स आर नोन. कितने एलिमेंट्स है? 114 एलिमेंट्स है. ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में 114 है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 118 है. तो आपको ध्यान रखना है 114 एलिमेंट्स जो है वो नोन है अभी तक. ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड. ठीक है, To ease out this problem, scientists search for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. अब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, अब उनको क्लासीफाई करे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, जिससे कि हम इजीली स्टडी कर सके. ठीक है, इजीली स्टडी करके, क्योंकि 114 एलिमेंट्स को स्टडी करना बिना कुछ क्लासिफिकेशन के बहुत हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, बिकॉज देयर आर 114 एलिमेंट्स नोन टिल नाउ. सो आपको याद होना चाहिए 114 है, 118 नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट आता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करा, कुछ नहीं करा, जॉन डॉबर्नियर ने. ठीक है, जॉन डॉबर्नियर ने करा इन अर्ली 1800s. ठीक है, द जर्मन केमिस्ट जॉन डॉबर्नियर इन अर्ली 1800s वाज द फर्स्ट टू कंसीडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, उसने फर्स्ट क्लासिफिकेशन करा. क्या करा देखो, ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. क्या करा उसने, उन्होंने सेवरल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी करा और फिर उन्होंने देखा ट्रेंडिंग. क्या ट्रेंड देखा कि जो Li, Na और K है, दिख रहा है आपको, Li लिथियम सोडियम पोटेशियम. इसमें क्या देखा उन्होंने कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है उनका जब एटॉमिक मास को एवरेज लेंगे, ठीक है, उसके जब एटॉमिक मास को एवरेज लेंगे, ठीक है, 7 + 39/2 लेंगे, तो हमारा सेकंड का एटॉमिक मास मिल जाएगा, मतलब आपको 23 मिल जाएगा. मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास जब आप एवरेज लोगे तो आपको सेकंड का एटॉमिक मास मिल जाएगा. सिमिलरली उन्होंने सेम ये करा Cl और आयोडीन के साथ, तो 127 + 35.5/2, तो उनको क्या मिल गया, Br का एटॉमिक मास मिल गया, दैट इज 80. ठीक है, तो इन ईच केस ही नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू, जो मैंने आपको बताया. अब ये जो लॉ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स को बोला क्योंकि इसने 3 एलिमेंट्स की के साथ रिलेशन दे रखी है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल. तो इसलिए उसको इसने बोला लॉ ऑफ ट्राइड्स, बट ये डिसमिस कर दिया गया. ठीक है, ये डिसमिस कर दिया गया क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नहीं था. ठीक है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता था, इसलिए इसको डिसमिस कर दिया गया. द नेक्स्ट रिपोर्टेड, ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिपोर्टेड हुआ, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB, ये जो आपका नाम है, इन 1862. ही अरेंज्ड दैट नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स. ठीक है, उसने एटॉमिक वेट्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, उसने एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के, एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये कोई साइंटिस्ट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट जो था, दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन. ठीक है, इसकी भी कोई अटेंशन ज्यादा नहीं थी. नेक्स्ट जो था वेरी इंपॉर्टेंट, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स 1865 प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, देखो, ऑक्टेव्स वर्ड कहां से आया, ऑक्टेव्स वर्ड कहां से आया, म्यूजिकल नोट से. जैसे आपने देखा होगा ना, सा रे गा मा पा धा नी सा. तो देखो, फर्स्ट सा और एट्थ भी क्या है, सा, मतलब फर्स्ट सा है और एट्थ भी सा है. तो उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी. इसलिए उसने कंपेयर किया किससे, म्यूजिकल नोट से. दैट्स व्हाई ही गेव द नेम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ही अरेंज द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट. उसने क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है क्वेश्चन कि जो न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, तो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन एटॉमिक वेट्स. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स के फॉर्म में अरेंज किया. एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट. जैसे सारे गा पा धा नी सा, तो सा और सा इक्वल है, ओके, सेम है. दैट्स व्हाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट आर सिमिलर. दिस रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक द एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक. दैट मैंने बताया आपको, सारा गा पा धा नी सा. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही
लग रहा था, ठीक है, कैल्शियम तक ये अप्लाई कर रहा था, उसके बाद ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये भी इतना अच्छा लॉ नहीं था, इसको भी बाद में डिसमिस कर दिया गया, ऑल्दो हिज आइडियाज वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। नेक्स्ट आते हैं, लेकिन नेक्स्ट तो देखो न्यू लॉ ऑक्टेव्स। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और एट्थ की जो थी वो प्रॉपर्टीज थी, क्या प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थी। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। अब अगर आप ऐसे देखोगे कि बेरिलियम आप मान लो फर्स्ट है, तो बेरिलियम फर्स्ट है, तो एट्थ कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, तो एट्थ हो जाएगा मैग्नीशियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। देन अगर आपको बोरॉन को फर्स्ट मानोगे तो एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम की सिमिलर थी। कार्बन को अगर फर्स्ट मानोगे तो सिलिकॉन की सिमिलर थी। अगर नाइट्रोजन को फर्स्ट मानोगे तो फॉस्फोरस की सिमिलर थी। अगर ऑक्सीजन को फर्स्ट मानोगे तो सल्फर की सिमिलर थी। एंड फॉस्फोरस सिमिलर मानोगे तो क्लोरीन की सिमिलर थी। ऐसे करते करते उसने कैल्शियम तक उसकी जो ये फंडा था वो अप्लाई हो रहा था, उसके बाद अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा आया कौन सा वाला, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट, लोथर मेयर का, ठीक है। अब लोथर मेयर कौन थे, तो वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 प्रपोज दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स सिमिलैरिटीज अपीयर इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। जो सिमिलैरिटीज थी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में वो एक रेगुलर इंटरवल में अपीयर हो रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो आया वो कौन था, लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या करा, plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against the atomic weight and obtained a periodically repeated pattern। तो उसने क्या देखा, एक पैटर्न देखा, ठीक है, ये periodically obtained पैटर्न है। उसने ग्राफ किसके बीच में बनाया, मोलर वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में, मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली और एटॉमिक नंबर ले लिया। जब उसने ग्राफ बनाया तो उसको क्या मिला, उसको मिला एक ट्रेंड, ठीक है, उसको क्या मिला कि रिपीटेड ट्रेंड मिला, ठीक है, रिपीटेड पैटर्न मिला, ठीक है। अनलाइक न्यूलैंड्स, लोथर मेयर ऑब्जर्व अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। उसने क्या देखा, एक चेंज देखा, देखो यहाँ पे छोटा है, फिर यहाँ पे ज्यादा है, फिर यहाँ पे और ज्यादा है, फिर यहाँ पे और ज्यादा है, तो ये चेंज था, ठीक है, ये चेंज था जैसे जैसे हम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। देन लोथर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसने बनाई टेबल जो कि अभी हम यूज करते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे बहुत सिमिलर थी। However, his work was not published until the work of Dmitri Mendeleev, ठीक है। तो उसके बाद उसका वर्क पब्लिश नहीं हुआ, उससे पहले ही मेंडलीव आ गया, जिसको बहुत ज्यादा माना जाता है, जिसने पीरियोडिक टेबल में बहुत काम किया है। Dmitri Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of the modern periodic table, जिसको क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो while Daubernier initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला द प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मेंडलीव ने बोला है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। उसने किससे कंपेयर किया प्रॉपर्टीज को, उसने प्रॉपर्टीज को या उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, ठीक है। अभी पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन है जो रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, एक फंक्शन है जो रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे। अब देखो उसने क्या करा, मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उसने हॉरिजॉन्टल अरेंज किया और वर्टिकल अरेंज किया इन सच अ मैनर दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ही कॉलम में डाला, ऐसा अरेंज किया उसने। बट उसने क्या देखा बाद में, मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर एलैबोरेट देन दैट ऑफ लोथर मेयर्स, ठीक है, उसका जो था वो ज्यादा सिस्टमेटिक था एज कंपेयर टू लोथर्स मेयर। ही फुली रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई दैट एलिमेंट, ठीक है। उसने और स्टडी करी, उसने देखा सिग्निफिकेंस पीरियोडिसिटी का, उसके बाद उसने ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज करना चालू करा। इन पर्टिकुलर मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलैरिटीज इन द एम्पिरिकल फॉर्मुलाज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेना, अगर कोई एलिमेंट है वो रिएक्ट कर रहा है कोई और एलिमेंट से और एक कंपाउंड बना रहा है, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मुला सेम होगा, जिन एलिमेंट्स का एम्पिरिकल फॉर्मुला सेम है उनको एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं, जिनका अलग है उनको एक ग्रुप में डाल रहा है। आ रहा है समझ में? तो एम्पिरिकल फॉर्मुला से उसने पहले उसको नोट डाउन करा कि सबके एम्पिरिकल फॉर्मुला क्या क्या है, उसके बाद उनको ग्रुप्स में अरेंज करना चालू करा। He realized that some of the elements did not fit in with the scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। अगर order of atomic weight strictly follow करा ना तो उसने देखा कि वो सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वो जो अरेंजमेंट उसने करा ना वो सही नहीं बैठ रहा है। सो उसने क्या करा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इग्नोर द एटॉमिक वेट, ठीक है, उसने एटॉमिक वेट को इग्नोर कर दिया। थिंकिंग दैट एटॉमिक मेजरमेंट्स माइट बी इनकरेक्ट, उसने देखा कि मेरी जो थ्योरी है वो सही है बट एटॉमिक वेट गलत हो सकता है, मेरी थ्योरी सही है बट एटॉमिक वेट गलत हो सकता है। एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, ठीक है, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको टुगेदर प्लेस कर दिया, चाहे उनका एटॉमिक वेट चाहे किसी का ज्यादा है किसी का कम है, उसने एटॉमिक वेट को पूरा इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टोल्यूरियम ग्रुप 6 was placed in the group 7 along with fluorine, chlorine,
ब्रोमीन बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज, जो आगे जाके सेम भी हो गई और आगे जाके एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया, ठीक है, एटॉमिक वेट भी चेंज हो गया. एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड, ठीक है, स्टिल अनडिस्कवर्ड थे. उसके बाद क्या करा, उसने सर्वरल गैप्स छोड़ दिए, ठीक है, जो उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनके लिए सर्वरल गैप्स छोड़ दिए उसने. फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट दैट टाइम, जर्मेनियम और गैलियम दोनों ही अननोन थे, बट उसने क्या करा, उसने उनको नाम दिया. उसने क्या नाम दिया उनको, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया. ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन एंड कॉल्ड दीज एलिमेंट्स एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन. एका एल्यूमिनियम मतलब क्या होता है, गैलियम, और एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम. देखो एका एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा हमारा गैलियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है. तो उसकी जो थ्योरी थी वो सही थी एकदम. उसने क्या करा, वहां पे गैप छोड़ दी क्योंकि उसको पता था कि कोई ऐसे एलिमेंट्स आएंगे बाद में जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी. देखो अब टेबल देखो, ये अब ये मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल है जो मैंडलीव ने दी थी. अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनर्ट गैस है उनका जो डिस्कवर हुए थे, लेटर हुए थे, तो उसने ग्रुप 0 बनाया था उसका, ठीक है, उसने ग्रुप 0 बनाया था. ग्रुप 0 में सारी क्या थी, इनर्ट गैसेस थी, सारी इनर्ट गैसेस थी. उसने क्या करा, जो भी जितने भी ग्रुप्स थे, फर्स्ट था उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको, 1A और 1B में, 1A में और 1B में. देखो आपने दिख रहा होगा आपको कि हाइड्रोजन जो है वो इधर लिखा हुआ है और लिथियम इधर लिखा हुआ है, तो ये भी 2 ग्रुप्स में सब डिवाइडेड है, ये भी 2 ग्रुप्स में सब डिवाइडेड है. उसने यहां पर क्या कर दिया था, यहां पर गैप छोड़ दिए थे. देखो एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया था तो यहां पे गैलियम आ गया, और सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ दिया तो यहां पे जर्मेनियम आ गया. आ रहा है समझ में. तो इसको बोलते हैं एका एल्यूमिनियम जो कि है गैलियम और एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम, ठीक है. एट्थ वाले ग्रुप को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, फिर रुदेनियम रोडियम पैलेडियम और ऑस्मियम इंडियम और प्लेटिनियम, ठीक है. और नेक्स्ट देखो अब यहां पे जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मुला लिखा हुआ है. देखो अब एम्पेरिकल फॉर्मुला भी उसने यूज किया था टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका एम्पेरिकल फॉर्मुला सेम था उनको सेम ग्रुप में डाला था उसने. क्या बोल रहा हूं मैं, जिनका एम्पेरिकल फॉर्मुला सेम था उनको सेम ग्रुप में डाला था. तो देखो आर क्या है, हमको पता है कि जो नॉर्मल गैस है वो नॉन रिएक्टिव होती है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगी तो आर बनाएगी सिर्फ, तो ये नॉन रिएक्टिव है, सिंपल आर लिखा हुआ है. जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सारे क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ R2O बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे R2O. तो ये एम्पेरिकल फॉर्मुला इन सबके लिए सेम है. जब ये सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मुला क्या होगा R2O. सिमिलरली यहाँ पे RO R2O3 और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा RO4, ठीक है. तो दैट्स हाउ ही हैज क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मुला 2. नेक्स्ट आता है, ठीक है, फाइनली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई इसके बाद, ठीक है. मैंडलीव ने बहुत अच्छा काम करा, बट मैंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, कैसे आई वो देखते हैं, ठीक है. तो वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मैंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बट धीरे धीरे क्या हुआ, द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विटनेस प्रोफाउंड डेवलपमेंट्स इन थ्योरीज अबाउट सब एटमिक पार्टिकल्स. धीरे धीरे क्या हुआ, सब एटमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन. उसके बाद क्या हुआ, इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मॉसले, याद रखना है आपको, हेनरी मॉसले आया, क्या करा उसने ग्राफ बनाया, ठीक है, ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स. उसने सब एलिमेंट्स का क्या करा, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा लिया और उसने एक ग्राफ बनाया, प्लॉट बनाया, न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एमिटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर z gave a straight line and not the plot of nu versus atomic mass. उसने क्या करा, उसने एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ नहीं बनाया, उसने ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का, ठीक है. उसने बनाया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का. ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट मैं गूगल से मैंने फाइंड किया, ठीक है, तो ये देख लेना आप. तो उसने क्या करा, उसने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे ग्राफ बनाया, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो उसने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्सरे लाइट की, ठीक है. जितनी भी एक्सरे लाइट एमिट हो रही है ना, जितनी भी एक्सरे लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. तो दैट्स हाउ उसने क्लासिफिकेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है. दैट्स हाउ, तो ये देयरबाय शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज एटॉमिक मास. जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से. आ रहा है समझ में. तो उसके बाद आया मैंडलीव, ठीक है. मैंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड, ठीक है. मैंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो मॉडिफाइड हुआ और उसको बोला गया दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो 2 साइंटिस्ट हुए, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे. एक तो मैंडलीव तो था ही जिसने एटॉमिक मास के लिए बोला था, बट फर्दर हेनरी मॉसले ने क्या बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसलिए जो मैंडलीव का लॉ था वो मॉडिफाइड कर दिया गया उसको, और उसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स नॉट द एटॉमिक वेट, ठीक है. एटॉमिक वेट मैंडलीव ने पहले बोला बट उसको मॉडिफाई कर दिया गया और उसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. किसकी वजह से हुआ ये काम, ये हुआ हेनरी मॉसले की वजह से.
हेनरी मॉस्टले की वजह से हुआ ये काम। और क्या डेफिनेशन क्या हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हुआ, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। उस टाइम 94 थे, अभी कितने हुए 114। Neptunium and plutonium like actinium and proactinium were also found in pitch blende and ore of uranium, ठीक है। जो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ऑल्सो जो थे वो भी क्या थे, नेचुरल थे, क्योंकि वो ओर ऑफ यूरेनियम में पाए गए थे। It stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived elements, ठीक है। अभी जो short-lived elements हैं उनको भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, numerous forms of periodic table have been devised from time to time. Some form emphasize chemical reactions and valence, whereas other stress the electronic configuration of elements. अब देखो, अब जो periodic table है उसमें क्या होता है, जो हमारी horizontal rows होती है उनको क्या बोलते हैं, periods बोलते हैं। horizontal rows को क्या बोलते हैं, periods बोलते हैं। मेंडलीव ने क्या बोला था, उनको सीरीज बोला था। और जो कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स, उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ये सबको पता है। जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स है वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स पे कौन से अरेंज्ड है, जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर है, मतलब जो NS1 वाले वो सारे फर्स्ट ग्रुप में, NS2 वाले सारे सेकंड ग्रुप में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन, ठीक है। अब ओल्डर नोटेशन यूज नहीं कर रखा, ठीक है। जो ओल्डर नोटेशन यूज कर रखा था ना, 1A 1B 2A 2B, अब वो यूज नहीं करके हम क्या यूज कर रहे हैं, हम 1 to 18 यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 to 18, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते 18 ग्रुप्स हो गए हमारे पास, हमको पता है। तो हमको पता है कि 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास। कितने पीरियड्स होते हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स है, ठीक है। याद कर रखना आपको, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ, अब देखो एलिमेंट्स कैसे याद होंगे, तो आपको याद रखना है 2, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकंड में 8 एलिमेंट्स है, थर्ड में 8 एलिमेंट्स है, चौथे में डी ब्लॉक आ गया तो 18 एलिमेंट्स हो गए, पांचवें में एफ ब्लॉक आ गया 32 एलिमेंट्स, छठे में भी एफ ब्लॉक आ गया 32 एलिमेंट्स, ठीक है। और सेवंथ है उसमें क्या है, इनकम्प्लीट, ठीक है। सेवंथ पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट है। सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 32 एंड सिक्स में 32। ये क्या है, हमारे पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा पीरियड है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ देखते हैं नॉमेनक्लेचर। इससे भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है ध्यान से देखना। देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको चीज सिखाता हूं कि 0 के लिए क्या होता है, निल होता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट। देखो 2 के लिए बाय होता है, 2 के लिए डाई नहीं होता है, ठीक है। और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए इन, ठीक है। आपको याद रखना है, 4 वाला याद रखना है। 4 वाला बच्चे गलती करते हैं, टेट्रा नहीं होगा, क्वाड होगा, ठीक है। टेट्रा का होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेट्रा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो ट्राई करते हैं, ये वाला हमारे पास है 1 1 2, तो 1 1 2 किस लिखेंगे, 1 मतलब हो गया अन, तो 1 मतलब हो गया अन, वापस से 1 है तो वापस लिखेंगे अन, आ रहा है समझ में, वापस लिखेंगे अन। 2 है बाय, तो अन अन बाय, अन अन बाय, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएम, तो IUM। लास्ट में आपको ये सफिक्स लगाना है, ठीक है। ईएम क्या है, सफिक्स है। अगर 1 2 0 के लिए लिखूं मैं, तो 1 2 0 के लिए क्या होगा, अन बाय, 0 के लिए एन है तो NIL नील ईएम, तो अन बाय नीलम, अन बाय नील ईएम। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एब्रिविएशन कैसे लिखोगे, तो एब्रिविएशन मतलब फर्स्ट के लिए यू हो जाएगा, 1 के लिए वापस 1 के लिए यू हो जाएगा, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो रहा है बाय से स्टार्ट, तो UUB क्या हो जाएगा, एब्रिविएशन क्या हो जाएगा, UUB। अगर मैं 1 2 0 के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, U, 2 के लिए क्या होगा बाय, तो B, और 0 के लिए क्या होगा N, तो UBN। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द IUPAC नेम एंड एब्रिविएशन, ठीक है। तो ये किसके लिए है, IUPAC नेम, ये हमारे 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल IUPAC के रूल पता होने चाहिए। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं है। आप देखो, तो सिंपल आपको ये टेबल आप देख लेना, एनसीईआरटी में दे रखी है, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। अगर 118 का लिखे हम, अगर हम 118 का लिखे तो 118 का कैसे लिखेंगे, अन अन, और 8 के लिए देखो, 8 के लिए होता है हमारा ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, तो अन अन ऑक्ट ईएम, और ईएम लगा देना लास्ट में, ईएम लगा देना लास्ट में। 120 का मैंने आपको बता दिया, 120 का क्या हो जाएगा, अन बाय नील ईएम, और साइन क्या हो जाएगा, UBN। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू द IUPAC। एक क्वेश्चन आता ही पक्का से, ध्यान से करके जाना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, तो प्रैक्टिस भी कर लेना और ये टेबल देख लेना,
चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है सेकंड चैप्टर में। जैसे सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देख रखी, मैं बोलता हूं कि सेकंड चैप्टर की पक्का सी वीडियो देखना। मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह चैप्टर पढ़ा है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ध्यान सुनना, फैक्चुअल क्वेश्चन से आता है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो वो वीडियो देख लेना, उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां देख लो, तो हमको पता है शेल क्या होता है। शेल किससे डिनोट होता है? एन से। ऑर्बिटल्स sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है एक ऑर्बिटल में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एंड एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फिल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s में फिल हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ns1 है, तो वो कौन से ब्लॉक से होगा? वो होगा s ब्लॉक से, वो होगा s ब्लॉक से। अगर मान लेते हैं आपका d लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है d सबशेल में फिल हो रहा है, d ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, तो वो होगा d ब्लॉक से। आ रहा है समझ में? तो जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में फिल हो रहा है, वो एलिमेंट उस सबशेल का ही होगा, या वो एलिमेंट उस ब्लॉक का ही होगा, ठीक है। अब एग्जांपल भी दूंगा मैं। तो देखो ये बताया था मैंने आपको पहले भी, देख लेते हैं वापस, कि अगर n इक्वल्स टू 1 है तो l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 1, विच इज l इक्वल्स टू 0। कैसे याद रखना है आपको पता होना चाहिए l इक्वल्स टू क्या होता है? 0 to n-1। क्या होता है? 0 to n-1। तो l इक्वल्स टू 0 to n-1, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि n-1 मतलब 1 - 1 0। तो L की वैल्यू 0, तो ml की वैल्यू भी 0। L क्या है? सब्स्टिट्यूटिव क्वांटम नंबर, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिव क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर। और ml क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n2 होगा तो क्या होगा? n2 होगा तो दो वैल्यू पॉसिबल है, l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 1। l इक्वल्स टू 0 के लिए ml क्या हो जाएगा? ml इक्वल्स टू 0। और l इक्वल्स टू 1 के लिए ml की तीन वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 0, +1। -1 मतलब px, 0 मतलब py, और +1 मतलब pz। अब देख लेते हैं एक पॉइंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल। जितने ऑर्बिटल्स हैं, जितने एक एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स हैं, उसका ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट पीरियड n इक्वल्स टू 1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ लोएस्ट ऑर्बिटल 1s एंड देयरफॉर हैज टू एलिमेंट्स 1s1 एंड 1s2, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने सब पहले। n इक्वल्स टू 2 में क्या होगा? 2s होगा, ठीक है, उसमें लिथियम और बेरिलियम होगा। द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरोन, बोरोन में क्या हो जाएगा? 2p भी आ जाएगा, तो क्योंकि 5 है तो 1s2 2s2 2p 1। सिमिलरली आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो दिस स्टार्ट फ्रॉम द स्कैंडियम z इक्वल्स 21। अब देखो आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए कौन से पीरियड से। देखो आपको क्या करना है, पहले लिखना है ns यहां पर और np। ns लिखना है स्टार्टिंग में और np लिखना है लास्ट में। ns लिखना है स्टार्टिंग में और np लिखना है लास्ट में। ns यहां पे, np यहां पे। अब बीच में क्या लिखना है? बीच में लिखना है n-1d। बीच में क्या लिखना है? n-1d, और n-1d के बाद n-2f। याद रखना है n-1d होता है और n-2f होता है अगर n है हमारे पास। तो अगर फोर्थ पीरियड है तो n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 हो गया। n इक्वल्स टू 4 मतलब 4s, और 4p लिख दिया आपने, 4p लिख दिया। 4p के बाद लिखोगे 3d, क्योंकि n-1 है तो 4 - 1 3d, और फिर n-2 2f। अब 2f पॉसिबल है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो आपका करेक्ट कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2 3d 10, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हमको देखने पड़ेंगे 4s 3d और 4p। आ समझ में कैसे आपको किसी भी पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, या आउटरमोस्ट है, ठीक है, 4s 3d और 4p। अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं, तो क्या होगा? 5s और 5p लिखोगे पहले। 5p लिखने के बाद क्या करोगे? 5 में से एक कम करोगे तो 5 में से एक कम करोगे तो 4, तो 4d हो जाएगा। और 3f, 5 में से 2 कम करोगे तो 3f हो जाएगा। क्या 3f पॉसिबल है? नहीं है, तो 3f को काट दो। 3f पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है, बताया था मैंने पिछले चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा हमारा? 5s 4d और 5p। आ रहा समझ में? सिमिलर 6 पीरियड के लिए लिखेंगे, 6th पीरियड के लिए कैसे लिखेंगे? 6s और 6p लिख लो। 6p के बाद n-1d, n-1d मतलब 5d, और n-2f तो 4f, तो 4f भी पॉसिबल है, 6s तो पॉसिबल है, और 6p पॉसिबल है, 5d पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? ये हो गया। आ रहे समझ में? 6s 4f 5d and 6p। तो दैट्स हाउ यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी पीरियड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ट्रिक मैंने जो बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, यही लिखा हुआ है सब इसमें, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, जो मैं बताऊंगा, ठीक है, जो मैं बताऊंगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ये मैंने करवाया भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में।
कैसे पता लगाओगे कि 18 एलिमेंट्स है? तो देखो कैसे करेंगे, वापस से देखो, फिफ्थ पीरियड बोल रहे हैं तो n इक्वल टू 5 रखेंगे, ठीक है। n इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। n इक्वल टू 5 मतलब 5s और 5 पे लिख दो पहले, 5p के बाद n-1d लिखोगे और n-2f लिखोगे। तो 3f पॉसिबल नहीं है, 3f लिख दिया और 3f काट दिया। 5s में एक ऑर्बिटल, 4d में 5 ऑर्बिटल और 5p में 3 ऑर्बिटल, क्योंकि p है तो 3 ऑर्बिटल, d है तो 5 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 + 5 6, 6 + 3 9। टोटल ऑर्बिटल्स मिल गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 9 × 18 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एलिमेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा 18 एलिमेंट्स। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रूव दैट इन पीरियड 5 देयर आर 18 एलिमेंट्स। क्लियर है, समझ आ गया? तो ये पक्का से पता होना चाहिए, ट्रिक मैंने बहुत अच्छी बताई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स ऐसे प्रूव करने हैं आपको। अब देखो, अब आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपको एक एक करके समझाऊंगा अच्छी तरह कि क्या क्या होता है। तो देखो हमारे पास पहले होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड डे बोलते हैं, पहले बोलते थे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, 1 और 2 से याद रखो। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ये सारे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद देखो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एक्चुअली हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी हाइड्रोजन से मिलती है और एल्कली मेटल से मिलती है। दैट्स वाई हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन को ना फर्स्ट में डाल रखा है ना 17 में डाल रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एल्कली मेटल से भी सिमिलर होती है फर्स्ट से, और हेलोजन से भी सिमिलर होती है। तो इसलिए हाइड्रोजन को बीच में रख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन को बीच में रख दिया, बट एटॉमिक नंबर 1 है उसका, ठीक है। आ रहा समझ में? फिर जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कितने हैं, 13 से 18, ठीक है। 13 ग्रुप से 18th ग्रुप जो है वो हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और 3rd से 12th, अभी जो डी ब्लॉक है वो कब आया, डी ब्लॉक आएगा आपका 4th पीरियड में, ठीक है। डी ब्लॉक आएगा आपका 4th पीरियड में, तो ये 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक कब आएगा, 6th पीरियड से, ठीक है। एफ ब्लॉक आएगा 6th पीरियड से, जो मैं आपको बताऊंगा कि एफ ब्लॉक है कहां पर, ठीक है। तो ये दो पहले जो ग्रुप्स की कॉलम है वो एस ब्लॉक, जो लास्ट की 6 है 13 to 18 वो क्या है, पी ब्लॉक, और जो 3 to 12 है वो क्या है, डी ब्लॉक। अब ध्यान से सुनना, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं डी ब्लॉक को। और देखो ध्यान से, जो फर्स्ट हमारी ये रो है ना, उसको बोलेंगे 3D, क्योंकि यहाँ पे 3D के हमारे इलेक्ट्रॉन जो है फिल्ड किसमें होंगे, 3D सबशेल में, इसलिए इसको बोलेंगे 3D सीरीज, इसको बोलेंगे 4D सीरीज, इसको बोलेंगे 5D सीरीज एंड इसको बोलेंगे 6D सीरीज। अब ध्यान से देखो 57, ठीक है। 57 हमारा ये फिल हुआ यहाँ पर जिनॉन पे, जिनॉन के बाद आया सीजियम, सीजियम के बाद रेनॉन, रेनॉन के बाद लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, ठीक है। लेंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 58 से 71, उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्यों लेंथेनॉइड बोला उनको, क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, ठीक है। और लेंथेनम के बाद आ रहे हैं, उनको डी ब्लॉक में नहीं रखा, उनको अलग से एफ ब्लॉक में रख दिया है, ठीक है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत अलग है इन एलिमेंट से, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत अलग है इन एलिमेंट से, सो उनको अलग से नीचे प्लेस कर दिया है एफ ब्लॉक में। तो ये हो गया हमारी 4F सीरीज, ठीक है। ये हमारी जो है 4F सीरीज है। आपको एटॉमिक नंबर याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 58 to 71, ठीक है। 58 to 71 मतलब लेंथेनॉइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स क्यों बोला, क्योंकि लेंथेनॉइड्स के बाद आए, इनको बोलेंगे हम लेंथेनॉइड्स। सिमिलरली क्या होगा, यहां पे एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स गायब हो गए, वो 14 एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए, ठीक है। 14 एलिमेंट्स गायब हो गए, वो 14 एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए, ठीक है। वो 14 एलिमेंट्स का लिख दिए, यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए कि 90 से 103, 90 से 103 क्या होंगे, एक्टिनॉइड्स होंगे। 90 से 103 एक्टिनॉइड्स होंगे। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, 5F में फिल होगा। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में फिल होगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड 4F सीरीज एंड दीज आर कॉल्ड 5F सीरीज। आए समझ में? ध्यान सुनना, एक और बात बताता हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट याद रखना, सीरियम ये फर्स्ट होता है और ल्यूटेशियम होता है सेकंड, सॉरी लास्ट। और जो एक्टिनॉइड्स में फर्स्ट एलिमेंट होता है थोरियम और लॉरेंशियम होता है लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता रहा हूं कि जो लेंथेनम और एक्टिनम है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है, ठीक है। लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, ना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, कि लेंथेनम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये गलत है, ठीक है। लेंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं सारे ग्रुप्स, सारे एलिमेंट्स, इसलिए इनको बोला लेंथेनॉइड्स। और ये एक्टिनम के बाद आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स, इसलिए इनको बोला एक्टिनॉइड्स। आ रहा है समझ में? तो एक्टिनम एंड लेंथेनॉइड आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये 14 है और ये 14 है, मतलब 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास।
ठीक है। और अभी तक इस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 114 तक ही क्या है, नॉन एलिमेंट्स है, ठीक है। 114 तक ही नॉन एलिमेंट्स है, 114 से ज्यादा नहीं है नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन आपको पूछा जाए तो 114 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप देख लो, अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रखे हैं। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किसके अलावा देखो सारे को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बट जो लास्ट देख रहे हो ना आप, जिंक कैडमियम मरकरी, ये जिंक कैडमियम मरकरी इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मैं बताऊंगा आपको क्यों बोलते हैं इनको नॉन ट्रांजिशन, या आपने डी और एफ ब्लॉक पढ़ रखा होगा तो वो पता होगा आपको। इन सबको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके अलावा जिंक कैडमियम और मरकरी के अलावा सबको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोला, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है। देखो डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं ना, बट इनको उठा के अलग रखा हुआ है। डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं तो इनको उठा के अलग रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है, इसलिए इनको बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी पूछा जाता है। 4f सीरीज को बोलेंगे लेंथेनॉइड सीरीज, 5f सीरीज को बोलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 4f सीरीज 58 से स्टार्ट होती है, 71 पे खत्म होती है। 5f सीरीज 90 पे स्टार्ट होती है और 103 पे खत्म होती है, ठीक है। अब देखो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा वो, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में फिल होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ में फिल होगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब सिमिलरली हम एक एक करके एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ब्लॉक्स हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 होगा, इसके लिए NS2 होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा NS1 और NS2 होगा, ठीक है। जो रिएक्टिविटी होगी वो दे आर ऑल रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि लो आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, तो वो बहुत कम है, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तो दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। +1 बनाते हैं, ये वाले +1 बनाते हैं फर्स्ट वाले, और ये +2 बनाते हैं सेकंड वाले, ठीक है। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इन द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो आयनेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और मेटलिक नेचर भी ज्यादा होगा। मेटलिक नेचर क्या होता है, द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द मेटलिक कैरेक्टर। जैसे जैसे लूज करेगा वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। Because of high reactivity, they never found in nature. The compounds of S block elements, with the exception of those of lithium and beryllium, are predominantly ionic. ठीक है, सारे के सारे क्या है, आयनिक है। लिथियम और बेरिलियम के अलावा सारे के सारे क्या है, आयनिक है। मतलब ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, सारे क्या हो गए, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। NH2NP1 से स्टार्ट होते हैं, NH2NP1 से स्टार्ट होते हैं और NH2NP6 में जाते हैं। मतलब इनका लास्ट आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो ये है, NH2NP1 और NH2NP6। इनको क्या बोला जाता है, दिस टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने बता दिया आपको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है या मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP1 है और NH2NP6 है, ये बता दिया मैंने आपको। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज द नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। हर पीरियड के लास्ट में, ठीक है, हर पीरियड के लास्ट में एक नोबल गैस एलिमेंट है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रीनॉन, ये सारे क्या नोबल गैस एलिमेंट्स है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो नोबल गैस एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, तो इनको इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है या नोबल गैसेस भी बोला जाता है, ठीक है। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। उससे पहले क्या क्या दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स है। इनको बोला जाता है हैलोजेंस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन को बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोला जाता है, हैलोजेंस। और उससे पहले ऑक्सीजन फैमिली को, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है, कार्बन फैमिली को नहीं। बच्चों को लगता है कार्बन को बोला जाता है, ऑक्सीजन को बोला जाता है कैल्कोजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन को बोला जाता है कैल्कोजेंस। जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे उनको बोलते हैं कैल्कोजेंस, ठीक है। ग्रुप 16 वालों को कैल्कोजेंस बोलेंगे, ग्रुप 17 वालों को हैलोजेंस और ग्रुप 18 वालों को नोबल गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इनके अलावा ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर नेम्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या होता है ये हमको सबको पता है, मैंने आपको बता भी दिया, n-1d 1 to 10 NS0 to 2। NS0 to 2 क्यों होता है ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। NS0 to 2 होता है एक्सेप्ट फॉर PD वेयर इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4d10 5s0, ठीक है। जो PD के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, PD के लिए
4d10 एंड 5s0, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। जो पैलेडियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4d10 एंड 5s0, ये पता होना चाहिए, मैंने बताया नहीं था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। पैलेडियम के लिए होता है 4d10 एंड 5s0। दे आर ऑल मेटल्स, दे आर मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, जो हमने पढ़ लिया डी ब्लॉक में, ठीक है। एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, ऑफन यूजेस कैटलिस्ट, ये सारी क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई दे शो ऑल दीस प्रॉपर्टीज। जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d ns2, ये बताया मैंने आपको। तो उनका क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल in both ground state as well as oxidized state, very important, in both ground state as well as oxidized state। ऑक्सीडाइज स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में ही ये कंप्लीट फील्ड होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लूं जिंक प्लस 2 का, तो जिंक प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3d10 और 4s0। तो 3d10 क्या है, फील्ड है, पूरा डी सबशेल फील्ड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल होता है, या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, या बोल सकते हैं ऑक्साइड स्टेट में, क्योंकि इनका जो है वो हमेशा जो डी सबशेल है वो फिल्ड रहता है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो चाहे वो ऑक्साइड स्टेट हो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन तीनों के अलावा सबको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये मान लो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी have the electron, it does not show most of the properties of transition elements. In a way, transition elements metal form a bridge between the chemically active metal of s block elements and the less active elements of 13 to 14, thus take their familiar name transition elements, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नाम रखा है इनका, क्योंकि वो s और p ब्लॉक के बीच में है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनको ये 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये 4D है, ये 5D और 6D है। नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है इसलिए इनको बोला जाए इन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने, सीरियम से स्टार्ट होता है लुटेशियम पे, और ये थोरियम से स्टार्ट होता है लॉरेंशियम पे, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो देख लेना, दीज टू सीरीज इनको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स, और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है। ये सारे सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। ये सारे जो सेम पीरियड्स में है ना, ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इनको एक ही पीरियड में रखा हुआ है। द केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कॉरस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड्स, ठीक है। जो अर्ली एक्टिनॉइड्स है उनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, इनको स्टडी करना बहुत डिफरेंट है। जो आपको मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा कि क्यों डिफिकल्ट है, ठीक है, क्यों डिफिकल्ट है जब बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ अभी बेसिक दे रखा है, ठीक है, सिर्फ बेसिक दे रखा है। एडवांस जो हमको पढ़ना है वो इस चैप्टर का, वो किसमें पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक में, ठीक है। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। Many of the actinoid elements have been made only in nanogram quantities or even less by nuclear reactions, and the chemistry is not fully studied. These elements after uranium are called trans uranium elements. Very important. जो देखो यूरेनियम है ना, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है, बाय बिकॉज ये यूरेनियम के बाद आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए एक चीज सीखते हैं कि देखो ये बोल रहा है कि द एलिमेंट्स z इक्वल्स टू 117 एंड 120 हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड, इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ईच केस। अब आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो देखो मैं बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को अप्रोच। देखो आपको ये याद होना चाहिए नोबल गैस का ये फंक्शन, ठीक है। नोबल गैस का ये याद होना चाहिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए 2, 8, तो ये सारे क्या नोबल गैस के एटॉमिक नंबर है, ठीक है। किसके एटॉमिक नंबर है, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर है ये 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 117 बताओ लगाओ कहां पर है, तो देखो 118 के पहले आएगा 117, 118 के पहले आएगा तो 117। अब ये कौन सा पीरियड है, ये 118 वाला लास्ट पीरियड है, 7th पीरियड, तो 7th पीरियड के पहले आ रहा है 117, तो ये हो गया 17th ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 17th ग्रुप है और यहाँ पे 18th ग्रुप है, ये 16 होगा, ये 15 होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है। ये 17 ग्रुप हो गया और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, 7th पीरियड हो गया, 117 हो गया, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि 7th पीरियड है, ठीक है। 7th पीरियड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, तो मैं बताता हूँ। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना भी आना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है हमको किसके लिए,
117 के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता लग गया कि 7th पीरियड में, तो यहाँ पे लिखोगे 7s और 7p। मैंने क्या बताया था, 7p के बाद आपको लिखना है 7 माइनस 1d। 7 माइनस 1d मतलब 6d, और 7n माइनस 2f, n माइनस 2f मतलब 5f आ गया। अब 7s में कितने इलेक्ट्रॉन होते टोटल, 2, 14, 6d में 10, और 7p में कितने होंगे, तो 7p में देखो कौन से ग्रुप में है, 5th ग्रुप में। 5th ग्रुप मतलब सॉरी 5th नहीं 17th ग्रुप में, जो कौन सी फैमिली है, हेलोजन फैमिली से आता है। हेलोजन फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑटोमोस्ट 5। कितने होते हैं, 5। तो आपको लिखना है यहाँ पर 5। तो ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीरियड, ग्रुप एंड द ब्लॉक। आ रहा है समझ में, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। और एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली 120 कहां पे हो जाएगा, देखो 120 कहां पे हो जाएगा, तो 118 यहां पर है, हमको 120 बोल रहा है ना 120 के लिए, तो 118 यहां पर है, तो 119 होगा यहां पर, और ये होगा 120 पे। तो ये फर्स्ट है ब्लॉक और ये सेकंड ब्लॉक है। मतलब 120 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट का, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। जो ग्रुप है वो कौन सा है, ग्रुप है हमारा 2, और पीरियड हमारा कौन सा है, पीरियड है हमारा 8, जो कि अभी अननोन है, ठीक है, जो अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ है, बट इन्होंने बोला कि अज्यूम करो और निकालो। तो पीरियड क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। पीरियड क्या हो गया हमारा, 8th पीरियड हो गया, ठीक है। अगर आपको नाम लिखने के लिए बोला जाए कि नाम लिख दो, तो नाम कैसे लिखोगे, इसका होगा अन, ये बाय, 0 के लिए लिखेंगे एन आई एल, और ई एम लिखते हैं लास्ट में। तो ये हो गया हमारा नाम, ये हो गया हमारा नाम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 8th के लिए क्या लिखेंगे, 8s। तो अगर हमको इसको इसके लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 120 के लिए, 120 के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 8s2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8s2, क्योंकि 8th पीरियड में इसलिए 8s2 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। सिमिलरली और करते हैं, एटॉमिक नंबर 81। 81 का होगा, तो देखो 81 कैसे होगा, 81 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब हमको निकालना है एटॉमिक नंबर 81। तो 81 कैसे निकालेंगे, तो देखो 81 कैसे होगा, 81 आएगा यहाँ पर, तो 86, 85, 84, 83, 82, 81। तो ये 18th, ये 17th, ये 16th, ये 15th, ये 14th, तो 16, 17, 16, 14, 17, 16, 15, 14 एंड 13। मतलब ये कौन सा हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। कौन सा हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से 18 पी ब्लॉक होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। कौन सा पीरियड हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6th पीरियड हो गया, 6th पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक हो गया हमारा 13th। कौन सा हो गया, 13th ब्लॉक। आ रहा है समझ में। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई। 13 के लिए हो गया, 81 के लिए हो गया 13, ठीक है, 81 के लिए हो गया 13th ग्रुप। अगर आपको बोला जाए कि वो निकाल दो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, तो 6 पीरियड 6s लिख दो और 6p लिख दो, 6s लिख दो 6p लिख दो, यहाँ पे लिखोगे 5d और यहाँ पे लिखोगे 4f। 6s में कितने डालोगे इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4f में 14, 5d में 10 और 6p में कितना हो जाएगा 1, 6p में कितना हो जाएगा 1। तो 6s2 5 4f 14 5d 10 6p 1, ठीक है। अगर समझ आया तो कमेंट जरूर बताना कि अच्छी लगी ट्रिक या नहीं लगी, ठीक है। तो 6s2 4f 14 5d 10 और 6p 1। तो दैट्स हाउ यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनी एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और periodic table. So metal, non-metals and metalloids. So in addition to display the classification of elements into s, p, d and f block, तो हमको पता है metals क्या होते हैं। metals मतलब जो lose करते हैं electrons, non-metals मतलब जो gain करते हैं electrons, ठीक है। तो metals comprise more than 78% of all the known elements. सारे known elements में से 78% metals ही है, ठीक है, 78% metals ही है। metals are usually solid at room temperature except mercury. mercury क्या exception है, वो liquid है। gallium and cesium also have very low melting points. गैलियम और सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, बट ये क्या मेटल्स है। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमको सबको पता है। दे आर मेलेबल, कैन बी फ्लैटेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, ठीक है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स कहां पर है, जो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे क्या नॉन मेटल्स हैं। अब देखो ध्यान से आते हैं आप मेटलॉइड्स पे, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स मतलब पहले नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हमको पता है। बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन, ठीक है, बोरोन और कार्बन क्या एक्सेप्शन है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट नॉन मेटलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ठीक है, ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। दीज एलिमेंट्स बिकम मोर मेटलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। मेटलिक करेक्टर क्या होता है, नीचे ज़्यादा इंक्रीज होता है, नॉन मेटलिक करेक्टर
लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है, बता दिया ना आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो एलिमेंट्स है ना, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एसिडिन, ये सारे नॉन मेटलॉइड्स है, ठीक है। सारे क्या है, मेटलॉइड्स है। व्हाई? बिकॉज इट शो प्रॉपर्टी दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। और इनको क्या बोला जाता है, सेमी मेटल्स बोला जाता है, ठीक है, सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। अब याद कैसे रखोगे, ध्यान रखना। सीमा गई आज तेल, आटा, पोहा, सब्जी लेने। सीमा मतलब सिलिकॉन, गए मतलब जर्मेनियम, आज मतलब आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक है एएस, आर्सेनिक। तेल मतलब टीई, आटा मतलब एटी, एसिटीन, पोहा मतलब पोलोनियम, और सब्जी मतलब एंटीमनी, ठीक है। सब्जी मतलब क्या हो गया, एंटीमनी, लेने। तो सीमा गई आज आटा, तेल, पोहा, सब्जी लेने, ऐसे याद रखना। सीमा गई आज आटा, तेल, पोहा, सब्जी लेने। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एसिटीन, पोलोनियम, एंटीमनी, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रख लेना। तो ये आपको मेटलॉइड्स याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ ये पीरियोडिक ट्रेंड्स हमको देखने हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको ट्रेंड्स देखने हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर का, आयोडेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है आपका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखो एटॉमिक रेडियस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना एटम, तो एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो आर प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक मतलब कोवलेंट, इज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड। तो उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने कोवलेंट रेडियस निकाला। तो कोवलेंट रेडियस मतलब उनके पास एक Cl का एटम है, ठीक है, Cl का एक मॉलिक्यूल है। तो Cl के मॉलिक्यूल में एक Cl होगा, एक Cl होगा, दो Cl होंगे। इनके बीच में मान लेते हैं d लेंथ है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, d लेंथ है। तो उन्होंने रेडियस कैसे निकाला, उन्होंने बॉन्ड डिस्टेंस का, ठीक है, ये बॉन्ड डिस्टेंस है, d क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस है, उन्होंने बॉन्ड डिस्टेंस का आधा कर दिया, ठीक है। उन्होंने बॉन्ड डिस्टेंस का क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो उनको क्या मिल गई, रेडियस मिल गई d/2 दैट इज 198/2 दैट इज 99 पिकोमीटर, ठीक है, 99 पिकोमीटर मिल गई उनको कोवलेंट रेडियस, को बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिफाइन करा मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस भी क्या है, सिमिलर है, विच इज टेकन एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल। उन्होंने क्या करा, मेटेलिक रेडियस डिफाइन करा, जो क्या है, किसके इक्वल है, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। दिखाए तो आपको मेटेलिक रेडियस कैसे दिखते हैं। देखो मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो उसके बाद क्या होंगे, हमारे पास प्रोटॉन्स बचेंगे, और हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम्स है ना, Mg के बहुत सारे एटम्स है, तो बहुत सारे एटम्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहेंगे आसपास। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मतलब यहाँ पे क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है यहाँ पर, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको बोला गया सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इनको बोलते हैं कर्नल्स। कर्नल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ गए, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर ही है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो एटम के अंदर ही है। तो न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कर्नल्स, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे हैव कैलकुलेट द मेटेलिक रेडियस बाय टेकिंग द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी। फॉर सिंपलिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस, ठीक है, हम एटॉमिक रेडियस ही डिफाइन करेंगे। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय एक्स-रे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। अब मैं आपको बताता हूं एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, या एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारा कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s1, यहां से देखना 1s1 होता है। तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और n = 1 है, तो एक ही ऑर्बिट है, तो जितना भी चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, वो सारा किस पे ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन पे। मतलब न्यूक्लियस का सारा चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा, तो जितना भी चार्ज न्यूक्लियस पे होगा ना, जितना भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा, सारा का सारा कौन सा होगा, जो न्यूक्लियस से ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना होगा, Z होगा, मतलब पूरा का पूरा। बट अगर हम बात करें अदर देन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, अगर हम अदर देन हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट शेल्स होंगे, डिफरेंट शेल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हमको देखना है। तो अभी हमारे पास अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, इनर ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास क्या है, इनर ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पे होगा रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगी, और जो इनर इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन किसके बीच में होगा, रिपल्शन दो चीजों के बीच में होगा, रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स, एक तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो होगा ही होगा, एक इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होगा, ठीक है।
इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, वो जो इसको मिलने वाला था, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला था, वो अब डिवाइड हो जाएगा, वो इनको भी मिलेगा, ठीक है। और रिपल्शन की वजह से वो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है वो दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज हो जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन। और इस रिपल्शन को बोलते हैं शील्डिंग, ठीक है। इस रिपल्शन को क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। ध्यान से देखना, रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होगा ही होगा, बट जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में रिपल्शन होगा। आ रहा है समझ में। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब जो चार्ज, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, वो कितना लगेगा, जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, वो कम लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट को कम करके लगेगा। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसको डिनोट करते हैं हम जेड इफेक्टिव से, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कितना हो जाएगा, जेड में से सिग्मा माइनस हो जाएगा। ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है शील्डिंग, शील्डिंग का फैक्टर का जो असर पड़ेगा वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, शेल सेम रहेगा, शेल सेम रहेगा आपका, शेल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। अगर शेल सेम रहेगा तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, शील्डिंग विल रिमेन सेम, शील्डिंग सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Na का क्या होगा, लार्जेस्ट, और आर्गन का क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि Na से आर्गन जाएंगे तो Na का लार्जेस्ट हो जाएगा, आर्गन का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ग्राफ देख लेते हैं, क्या वो देख लेते हैं। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये 152 हाईएस्ट है और 64 लीस्ट है। सिमिलरली Na से Cl जाएंगे तो 186 हाईएस्ट है और 99 लीस्ट है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो आप लेफ्ट राइट जाओगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रुप में, डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। देखो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट मतलब द रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। रिपल्शन बढ़ेगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे, आ समझ में। तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट द न्यूक्लियर चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शील्डिंग इफेक्ट यहां पे डोमिनेट हो जाएगा द न्यूक्लियर चार्ज, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो बी स्मॉलेस्ट होगा, रेडियम हमारा लार्जेस्ट होगा। तो डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो बेरिलियम हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा और रेडियम हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। डेटा देख लेते हैं। तो देखो लिथियम सीजियम जा रहे हैं तो लिथियम को सीजियम जाएंगे तो सीजियम का सबसे ज्यादा और लिथियम का सबसे कम। अगर फ्लोरीन से एसिटीन जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन से एसिटीन जाएंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे कम 64 और एसिटीन का सबसे ज्यादा 140, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ठीक है, जैसे लिथियम से सीजियम जा रहे हो तो आपका बढ़ेगा और फ्लोरीन से एसिटीन जा रहे हो, आयोडीन जा रहे हो तो आपका बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली तो ये ग्राफ किसके बीच में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयनिक रेडियस से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, आयनिक रेडियस मतलब आयंस का रेडियस, ठीक है। आयंस का रेडियस कैसे डिक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा वो बताएंगे। तो पहले हमको देखना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन सिमिलर या सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो एग्जांपल लेते हैं O2 - F - Na+, Mg2+, Al3+, इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स इसमें 8 है, F- में 9 है, Na+ में 11 है, Mg2+ में 12 है और Al+ में 13 है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनिक साइज डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो ज्यादा उतना कम आयनिक रेडियस होगा, ठीक है, उतना कम आयनिक साइज होगा या आयनिक रेडियस होगा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, Al+ का सबसे कम, Mg2+ का, फिर Na+ का,
फिर F माइनस का, फिर O2 माइनस सबसे ज्यादा, ठीक है, O2 माइनस सबसे ज्यादा। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम, और जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, ठीक है, उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यही होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट प्रोटॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट प्रोटॉन्स की वजह से वी गॉट द आयनिक साइज ऑर्डर। सिमिलरली तो हमने बताई आपको कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, जो कैटायन होगा वो स्मॉलर होगा पेरेंट एटम से, और जो एनायन होगा वो लार्जर होगा देन इट्स पेरेंट एटम। तो अगर हम बात करते हैं Mg2+, Al और Al3+ की, तो हमको पता है जिस पे ज्यादा चार्ज होगा, Al3+ पे ज्यादा चार्ज है तो उसका साइज क्या होगा, सबसे कम होगा। तो Al3+ का साइज सबसे कम, ठीक है, Al3+ का साइज सबसे कम होगा, और लार्जेस्ट सबसे ज्यादा होगा, लार्जेस्ट होगा मैग्नीशियम का, ठीक है, लार्जेस्ट होगा मैग्नीशियम का, फिर मैग्नीशियम 2+ का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर एल्यूमिनियम 3+ का, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट दिस आंसर। सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स। Among the isoelectron species, the one with the largest positive charge or nuclear charge will have a smaller radius. Hence, the largest species is magnesium and the smallest is Al3+. Across the period क्या होगा, जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा और Al3+ का सबसे कम होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम, देन वी हैव मैग्नीशियम 2+, देन वी हैव Al एंड देन वी हैव Al3+. तो नाउ नेक्स्ट इज आयोनेशन एंथैल्पी। तो देखो ये पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आयोनेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो देखो आयोनेशन एंथैल्पी देखो क्या होती है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, गैसियस एटम, ठीक है, गैसियस एटम है, गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इन अ गैसियस स्टेट। हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम है गैसियस स्टेट में। हमने क्या करा, हमने एनर्जी दी तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा X+ गैसियस आयन, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, X+ गैसियस आयन बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास Mg एलिमेंट था, उसमें Mg+ बना और इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला जल्दी निकलेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, जिसमें अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो वो इजीली निकल जाएगा। जिसमें क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत कम होगा, और जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा दूर होगा वो इजीली निकल जाएगा। मतलब Z इफेक्टिव कम होगा, क्या बोल सकते हैं हम, Z इफेक्टिव कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो ये वाला जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। जिसमें Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो देखो अब मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg+ बना, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। उसमें एक और निकाल दो, देखो Mg+ बना हमारा, Mg+ में से एक और निकाल दो तो क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसको बोलेंगे सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, ठीक है। Mg में में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ज्यादा वो होल्ड करेगा, उतना ज्यादा वो पुल करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। उतना ज्यादा वो पुल करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उतना ज्यादा अंदर की तरफ खींचेगा। उसकी वजह से हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमको आयोनेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आ रहा है समझ में, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई द आयोनेशन एनर्जी द IE2 इज ग्रेटर देन IE1। क्या हो जाएगा, जो IE2 है वो IE1 से ज्यादा हो जाएगा। इन आयोनेशन एनर्जी को बोलते हैं सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी, ठीक है। इन आयोनेशन एनर्जीज को बोलते हैं सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी। तो अगर हमारे पास I3 होगा तो I3 सबसे ज्यादा होगा, फिर IE2 और फिर IE1। आगे समझ में, कैसे हमको देखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा तो वी हैव टू गिव हायर एनर्जी टू रिमूव द लूजली बाउंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, I3 ज्यादा, फिर I2, फिर I1। अब देखो जो आयोनेशन एंथैल्पी हमने देख लिया, जो आयोनेशन एंथैल्पी हमारी एटॉमिक रेडियस से इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक रेडियस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो अट्रैक्शन बहुत कम तो हमको इजीली निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हमारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली निकल जाएगा। तो जनरल ऑर्डर क्या है, जनरल ऑर्डर देख लेते हैं। इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, मतलब पीरियड के लॉन्ग इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो पीरियड के लॉन्ग जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। पीरियड के लॉन्ग एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, दैट्स व्हाई आयोनेशन एंथैल्पी शुड बी इंक्रीज अलोंग द पीरियड। अब देखो होना क्या चाहिए था, लिथियम की सबसे कम, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन की, फिर कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बट ऐसा होता नहीं है, ध्यान से देखना क्या होता है, जो बेरिलियम है वो ज्यादा होता है बोरोन से। अब ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे फुल फिल्ड है, ठीक है, फुल्ली फिल्ड है। ये क्या पर है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड हमारा सबशेल है, एक तो फुल्ली फिल्ड है, एक तो ये रीजन होगा फुल्ली फिल्ड है। उसके बाद अब यहाँ बोरोन में देखो, बोरोन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2p से, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2p से। जो s का पेनिट्रेशन पावर है, s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू p, मतलब s का जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, s की तरफ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू p। तो s में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट्स व्हाई
दैट्स वाई बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से। होना क्या चाहिए था, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, बट होता क्या है, बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखो। उसके बाद कार्बन का ज्यादा होता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखो, नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ फील्ड क्या है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। हाफ फील्ड क्या है, हमारी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। अगर स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो दैट्स वाई होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था हमारा ऑक्सीजन का ज्यादा, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हाफ फील्ड है, दैट्स वाई एन का ज्यादा हो जाएगा। फिर एन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, फिर फ्लोरीन का ज्यादा होगा, और फिर नियॉन का ज्यादा होगा। नियॉन तो फुल फील्ड है, नियॉन में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे आयनिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं, आया समझ में। तो लिथियम का कम, फिर बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये दो एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए, और इनका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। इसका रीजन क्या है, पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर एस की ज्यादा होती है पी से, और यहाँ पे रीजन क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो देखो अब ऑर्डर देखो, लिथियम का ज्यादा हमने देखा, फिर बेरिलियम का ज्यादा, बोरोन का कम हो जाएगा, ठीक है। बोरोन का कम हो जाएगा, बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ देख लो, लिथियम का ज्यादा, फिर बेरिलियम का ज्यादा, फिर बोरोन का कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट है। फिर कार्बन का ज्यादा, नाइट्रोजन का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कम होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पर और यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, दो जगह डिक्रीमेंट होगा और सब जगह इंक्रीमेंट ही हो रहा है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ग्राफ बाय द थिंग्स आई एक्सप्लेन्ड यू इन दिस स्लाइड। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट रहता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इधर शील्ड की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे, शील्ड की तरह काम करेंगे, स्क्रीन की तरह काम करेंगे। मतलब वो जो अट्रैक्शन होगा ना, जो अट्रैक्शन मिलना चाहिए था न्यूक्लियस को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए था, वो ये शील्ड की तरह खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उस अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उस अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो आयनिक एंथैल्पी है वो कम होती है, ठीक है। हमको कम एनर्जी लगाने के बाद ही हमको कम एनर्जी देनी पड़ती है इजिली। कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है कम एनर्जी देने पे ही। आया समझ में। तो यहां पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, आयनिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ज्यादा किसी होगी, लिथियम की, और फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सीजियम की सबसे कम होगी, ठीक है। सीजियम की सबसे कम होगी। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। आया समझ में। अब देख लेते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर मैंने बताई दी आपको, एसपीडीएफ, ठीक है। देखो, व्हेन वी कंसीडर सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, एन एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन अ पी इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम सेम शेल देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं 2s और 2p, तो 2s और 2p में 2s जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। दैट्स व्हाई इट्स पेनिट्रेशन पावर इज मोर। इन बेरिलियम, जो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द आयोनेशन इज s इलेक्ट्रॉन, व्हेयरएज इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग आयोनेशन ऑफ बोरोन इज p इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से। आया समझ में, ठीक है। जो आपको लिख भी रखा है, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन द ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, हेंस द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो 2p इलेक्ट्रॉन है बोरोन का, वो मोर शील्डेड न्यूक्लियस से, मतलब उसको अट्रैक्शन कम मिल रहा है, अट्रैक्शन कम मिल रहा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये देखो, अब ये पूरे का है, ठीक है। ये जितना भी हमने आयोनेशन एंथैल्पी पढ़ा है ना, वो पूरे का है, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है सीजियम तक, ठीक है, जा रहा है सीजियम तक। तो देखो ध्यान से, जो हमारा आयोनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसके लिए है, देखो जो हमारी पीक आ रही है वो किसके लिए आ रही है, देखो पीक कहां पर है, पीक आ रहे हैं सारे हमारे कौन से, नोबल गैसेस, ठीक है। पीक कहां पे आ रही है, नोबल गैसेस पे, और डिप कहां पे आ रहा है, एल्कली मेटल्स पे। डिप कहां पे आ रहा है, एल्कली मेटल्स पे, ठीक है। मतलब एल्कली मेटल्स की सबसे कम आयोनेशन एंथैल्पी और सबसे ज्यादा आयोनेशन एंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैसेस की। सबसे ज्यादा आयोनेशन एंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैसेस की, ठीक है। तो जो भी जितना भी उस पैराग्राफ में लिखा होता ना, जितना भी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बार आप रीड कर लेना, या रीड करने की जरूरत भी नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिए और सारे ग्राफ भी कवर कर दिए। शील्डिंग और स्कैनिंग भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। शील्डिंग क्या होती है और स्क्रीनिंग क्या होती है। जो शील्डिंग वो होती है ना, शील्ड बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस, उसकी जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है। तो सब मैंने आपको बता दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। अब ये ग्राफ भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो पीक आएगी वो किस पे आएगी, नोबल गैसेस पे आएगी, और डिप एल्कली मेटल्स पे आएगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमको देखना है, तो देखो नेक्स्ट के लिए पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोल रहा है फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी
फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी डेल्टा एच वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की दे रखी है। अब देखो Na है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है। ध्यान से देखना, जो Na है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में फिल हो रहा है, इसमें 3s2, यहाँ पे 3s2 और 3p1, और यहाँ पे सिलिकॉन हो गया 3p2। Na की 496, मैग्नीशियम की 737 और सिलिकॉन की 786 किलोजूल पर मोल है। वो बोल रहा है प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट डेल्टा एच वैल्यू फॉर Al विल बी क्लोज टू 575 और 760 किलोजूल पर मोल। तो देखो हमको पता है कि मैग्नीशियम में क्या है, 3s2 है, मतलब यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। हमको पता है 3s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है 3p पे, ठीक है। तो 3s में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 3p से, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब हमको पता लग गया कि मैग्नीशियम की ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। मैग्नीशियम की ज्यादा होगी तो मैग्नीशियम की देखो कौन सी है, मैग्नीशियम के भाई 737, तो 737 से कम ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 737 से कम होनी चाहिए। तो 760 तो होगी नहीं, क्योंकि 737 से कम होनी चाहिए। तो कौन सा होगा आंसर, 575। So it should be close to 575 kilojoule per mole. The value of Al should be lower than that of magnesium because of effective shielding of 3p electrons from the nucleus by 3s electrons. एक तो ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं penetration effect of magnesium और penetration effect of 3s is greater than 3p. ठीक है, तो that's how you can compare the magnesium and aluminium by penetration effect और by the shielding effect. क्लियर है, समझ आया? तो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा, Al का कम होगा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो ध्यान से समझ, वर्ड से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या हो रहा है। हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है, एक हमारे पास गैसियस एटम है जो कि न्यूट्रल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एक एक्स माइनस बनेगा। और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, इसमें दोनों चीजें होती है। बच्चों को लगता है सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा नहीं है, एनर्जी रिलीज भी होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। उस एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब को हम बोल सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज। इस एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब को बोल सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज। तो ये एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आया समझ में, आया समझ में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम ऑर्डर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करना है, हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अगर साइज छोटा होगा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, अगर हमारा साइज छोटा होगा, अगर लेफ्ट राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज लेस हो रहा है, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन ज्यादा होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको इजीली खींच लेगा, न्यूक्लियस उसको इजीली खींच लेगा। तो जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। आया समझ में। तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा मतलब हाईली नेगेटिव डेल एच ई जी, ठीक है। जो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, डेल एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल एच ई जी, ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट हमने क्या देखा, अलोंग द पीरियड हम देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो इंक्रीज होती है, हाईली नेगेटिव होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एक चीज को एक एक ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी टेबल को अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज सॉरी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाएंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हमको पता है डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो देखो नेगेटिव तो होगी, मतलब सारी एक्सोथर्मिक की होगी, मतलब हीट तो रिलीज होगी, बट सबसे कम किसमें हो रही है, सीजियम में सबसे कम हो रही है, मतलब सीजियम के लिए सबसे कम एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब सीजियम में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम में इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी। तो सीजियम में कांट ऐड इजीली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कांट ऐड इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली कांट नहीं ऐड कर पाएंगे हम सीजियम में, बट हाइड्रोजन में बहुत इजीली ऐड कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्यों क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, H माइनस बना लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और H माइनस इज अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन दैट इज 1s2। तो H माइनस सबसे ज्यादा, H हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। सिमिलरली हम देखते हैं दूसरे वाले ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, होना क्या चाहिए था ये बताता हूं मैं आपको। बच्चों को लगेगा ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेल्यूरियम, फिर टेलुरियम और फिर पोलोनियम की सबसे कम, ये होना चाहिए था, बट ये गलत है। क्यों, अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे,
हम जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्या बोलते हैं इसको, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोलेंगे इसको, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलेंगे। मतलब वहां पे जब हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमको पता है, क्योंकि वहां पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर, अब आप बोलोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब पे होते हैं, बट सब पे नहीं, सब पे होते तो है, बट इसका साइज छोटा है। इसका साइज छोटा है तो मतलब छोटे से एरिया में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, उसकी वजह से लेस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, उसकी वजह से लेस एनर्जी रिलीज होगी, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी। ठीक है, आप देखोगे टेबल में तो -141, इसकी 200, 195, 190, 174, सबसे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो आपको ऑर्डर क्या हो जाएगा, सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन सबसे कम। ठीक है, ध्यान रखना ऑक्सीजन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बता रहा हूं अच्छी तरह, ऑक्सीजन सबसे कम और सल्फर की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। अब कंपेयर करते हैं FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। तो फ्लोरीन में वही रीजन है, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से, बट ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन में क्या है, साइज लेस है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, क्योंकि यहां पर भी साइज छोटा है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई होगा यहां पर, उसकी वजह से लेस एनर्जी रिलीज। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ऑर्डर में, बट यहां पे आएगा एक डिफरेंस। क्या आएगा, क्लोरीन से फ्लोरीन होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, होता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन तो सेम ही है। ठीक है, सेम ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। अब मैंने बोला था ना आपको, क्या बोला था मैंने आपको, कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। एब्जॉर्ब मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करवाना है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करवाना है तो हमको एनर्जी देनी ही पड़ सकती है। तो इस केस में नोबल गैसेस पहले से स्टेबल है, वो क्यों बोलेगी कि हम हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, वो चाहती नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो आप, बट अगर आपको चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही चाहिए। टू ऐड द इलेक्ट्रॉन वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, इसलिए सारी की सारी पॉजिटिव है, सारी की सारी पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा है 48, सबसे ज्यादा नियॉन में आपको देनी पड़ेगी 116, फिर आर्गन में 96, क्रिप्टन में 96, जिनॉन में 177 और रेनॉन में 68। ठीक है, ये ऑर्डर ये जो है ये आपको याद नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यूज है वो पॉजिटिव होती है। किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। ठीक है, नोबल गैसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। आए समझ में। तो अलॉन्ग द पीरियड हमको पता लग गया कि डेल्टा Eg जो इंक्रीज होगा। तो अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की, तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था हमारा, आर्गन सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि आर्गन में सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है। तो हमको पता है कि आर्गन में तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस आर्गन में सबसे कम एनर्जी रिलीज, वेरी लेस एनर्जी रिलीज, और होती नहीं एक्चुअली, रिलीज नहीं होती, हमको देनी पड़ती है। तो आर्गन सबसे कम हो गई। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, 3s2 है। तो 3s2 में क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेगा, 3s2 तो पहले से ही स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल, तो इसलिए 3s2 देखना है आपको। तो फिर मैग्नीशियम आएगा। फिर एल्यूमिनियम क्या है, देखो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, इजीली निकल जाएगा, तो फिर आएगा 3s2 3p1। फिर सोडियम क्या है, देखो सोडियम में तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होना चाहता है, क्योंकि वो सोडियम वांट्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज 3s2। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये 3s2 बना लेगा। सोडियम वांट्स टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो Na फिर ज्यादा होगा। फिर फॉस्फोरस, सिलिकॉन तो सेम ही है। ठीक है, अब फॉस्फोरस सिलिकॉन में देखो, पहले तो एल्यूमिनियम और सोडियम समझ आ गया। सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल बन जाएगा, और एल्यूमिनियम में 3p1 है, तो इसमें कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिलीज कम होगी। फॉस्फोरस सिलिकॉन में देखो, फॉस्फोरस 3p3 है, तो फॉस्फोरस तो हाफ फील्ड है ना, पहले से क्या है, ऑलरेडी स्टेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। बट सिलिकॉन क्या है, 3p2 है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते ही कर दोगे तो ये 3p3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 3p3 बन जाएगा। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ सिलिकॉन इज हायर देन फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक्सेप्शंस वाले हैं, सब क्वेश्चंस में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फंडा लग रहा है। आ रहा है समझ में। फिर सल्फर और फिर क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी अलॉन्ग द पीरियड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होती है। आया समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना वो लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक बताया ना वो पूरा लिखा हुआ है, तो आप पढ़ भी सकते हो, और नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना, क्योंकि एक एक लाइन मैंने कवर कर दी है अपनी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हमको एक्सप्लेन करना है आंसर को। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव। तो लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी, हमारी सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होगी, हमको पता है। ठीक है, हमको पता है कि अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है,
डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो Cl सबसे ज्यादा और फॉस्फेट सबसे कम, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज हो रही है ना, तो इससे सबसे कम हो जाएगी, तो फॉस्फेट सबसे कम, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, ठीक है, फॉस्फरस, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। फॉस्फरस सबसे कम, तो लीस्ट नेगेटिव किसकी हो गई, हमारी लीस्ट नेगेटिव हो गई फॉस्फरस की, और क्लोरीन की हो गई मोस्ट नेगेटिव। आए समझ में? नाउ नेक्स्ट देखना है आपको, देखो आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी में से इतना दे रखा है, ठीक है, सिर्फ इतना दे रखा है, वो नीचे एक पेज के नीचे दे रखा है, ठीक है, बट इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार, एफिनिटी मतलब प्यार, तो अट्रैक्शन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अट्रैक्शन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, ऐसा बोल सकते हैं। और जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन में क्या होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी। अब देख लेते हैं, एक चीज दिखाता हूं, एक चीज बताता हूं आपको। हमारे पास कोई भी स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, मतलब उसका क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, प्यार है, अट्रैक्शन है। तो अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो नेगेटिव मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी। आया समझ में? तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। आया समझ में? अगर हमको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि वो जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं कर पा रहा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले नहीं पा रहा, तो हमको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। अब हीट सप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, क्योंकि अट्रैक्शन तो कम है, हम तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ना, एफिनिटी तो बिल्कुल कम है, तो इसलिए एफिनिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो गई। और क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी नेगेटिव हो गई। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना कि ये यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल एच ई जी का साइन आपसे पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हुआ। अब आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वालिटेटिव मेजर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है नीट में, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ क्वालिटेटिव मेजर, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है, इट्स अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हो रहा है, एक हमारे पास बॉन्ड है, कोई भी एक एटम है ना जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या कर रहा है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ले नहीं रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ले नहीं रहा है, वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जैसे ए और बी बॉन्ड है, ए और बी का बॉन्ड है, तो जो ए और बी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो बी है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ले नहीं रहा है। लेना और अट्रैक्ट करने में बहुत डिफरेंस है। लेना क्या हो गया, लेना हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करना, अट्रैक्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आया समझ में? तो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, सो जो अट्रैक्ट करेगा उसको बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसको बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Cl से, ठीक है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Cl से, बट Cl की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो ज्यादा होती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं HF की, तो HF में क्या है, H हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और F हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो F है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसके वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आया? यहां पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। So unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable property. Very important point. It's not a quantitative. It's not a measurable quantity. It's a qualitative measure. Okay. So a number of numerical scales of electronegativity of elements with Pauling scale. हमारे पास different scale है. Pauling scale, Mulliken, Jaffe scale, Alfred Lohser scale have been developed. ठीक है, आपको नाम याद होने चाहिए सबके. The one which is the most widely used in the Pauling scale. ठीक है, Pauling scale सबसे ज्यादा यूज होती है. Linus Pauling, an American scientist, उसने ये स्केल दी थी और 4 जो थी फ्लोरीन को दी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, फोन से। ठीक है, फोन जो होता है ना फोन, तो कैसे रखना है, फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख रखा है बॉक्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है सल्फर से। बट अगर आप पूछो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से और सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, जो आपको मैंने रीजन बता दिया है क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। चलते हैं आगे। तो अलॉन्ग द पीरियड क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, हमको पता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है,
साइज इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है। तो लिथियम जैसे हम अलॉन्ग द ग्रुप जा रहे हैं तो लिथियम के लिए 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ऐसे ही ये भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन से सल्फर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली लिथियम सीजियम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है 1 से 0.7, फ्लोरीन से एसिटिन जा रहे हैं तो 4 से 2.2। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर मींस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इज हायर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर व्हिच मींस मेटेलिक प्रॉपर्टी इज हायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर सो मेटेलिक प्रॉपर्टी इज हायर। Thus, increase in electronegativity across the period is accompanied by increase in non-metallic properties or decrease in metallic properties. Similarly, the decrease in electronegativity down a group is accompanied by a decrease in non-metallic properties or increase in metallic properties. यहाँ हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम periodicity trends in chemical properties। ठीक है, हमको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है तो ये पूरा जो लिखा हुआ है ना वो मैं आपको बताता हूँ एक पेज में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा है हमको OF2, हमको देखा है Na2O। तो ये बने कैसे, ये इनमें चार्ज हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता लगाएंगे वो हमको देखना है। तो देखो हमारे पास एक Na2O है, हमको पता है Na पे प्लस होता है और O पे माइनस होता है। ये कैसे पता लगा हमको, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सोडियम की कम होती है। ठीक है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो Na पे प्लस आ गया और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2 आएगा। तो हमारा फॉर्मुला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मुला बन जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा Na2O। आया समझ में। सिमिलरली अगर हम आपके पास OF2 है तो ठीक है, OF2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारा चार्ज कैसे होगा, O2 प्लस और F माइनस, O2 प्लस F माइनस। तो सिंपली आपको क्या करना है, O2 प्लस और F माइनस और आपका फॉर्मुला बन जाएगा OF2। तो दैट्स हाउ यू कैन राइट द फॉर्मुलाज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास ये कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप वाइज बता दूं आपको। अगर ग्रुप 1 है तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, तो हमारा वैलेंसी 1 हो जाएगी। 2 है तो 2 हो जाएंगे, मतलब अगर लिथियम प्लस हो जाएगा, बेरिलियम 2 प्लस दिखाता है। अगर 13 है, 13 मतलब 13 हो जाएगा हमारा बोरोन। ठीक है, 13 हमारा हो जाएगा बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है, 13 हो जाएगा हमारा बोरोन। तो जो बोरोन है वो कितना दिखाएगा, 3 प्लस। ठीक है, बोरोन कितना दिखा सकता है, 3 प्लस दिखा सकता है। देन 14 4, तो 14 4 मतलब 14 4 के लिए मतलब कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या दिखा सकता है, टेट्रावैलेंस दिखा सकता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है या तो, या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है। ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, कैटिनेशन आपने पढ़ा होगा, कैटिनेशन मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है वो। ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। सिमिलर 15 मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन -3 भी दिखाता है और +5 भी दिखाता है। ठीक है, ये -3 और ये +5 है। 16 मतलब -2 भी दिखाएगा और +6 भी दिखाएगा। 17 मतलब -1 दिखा सकता है और +7 तक दिखा सकता है। और 18 मतलब 0 और 8। ठीक है, 0 और 8 ये वैलेंसी है। ठीक है, ये वैलेंसी है। देखो अब क्वेश्चन बोल रहा है, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फॉर्मुलाज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हमको एक सिलिकॉन और ब्रोमीन दे रखा है और एक एल्यूमिनियम और सल्फर दे रखा है। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं, वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सिलिकॉन मतलब देखो ब्रोमीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन सिलिकॉन। तो ब्रोमीन पे क्या आएगा -1 और सिलिकॉन पे कितना आएगा +4। सिलिकॉन पे कितना आएगा +4, तो हमारा हो जाएगा Si+4 और Br -1। तो कैसा बन जाएगा, SiBr4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SiBr4 बन जाएगा। आया समझ में। सिमिलरली Al पे कितना आएगा, सल्फर और Al में सल्फर की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Al की, तो Al पे आएगा +3, क्योंकि Al पे +3 क्यों आएगा, क्योंकि वो 13 ग्रुप में है। ठीक है, 13 ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, तो तीनों की तीनों दे देगा वो। तो +3 और सल्फर कितना आएगा, सल्फर हमारा 16 ग्रुप में है, सल्फर 16 ग्रुप में और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना लेगा, स्टेबल ऑक्टेट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर 2 बन जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा, Al3+ इधर आ जाएगा, सल्फर 2-, तो ये बन जाएगा Al2S3। क्या हो जाएगा, Al2S3। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन राइट द फॉर्मुलाज। आया समझ में। ठीक है, तो देख लो ये कुछ दे रखा है फॉर्मुलाज। तो देखो अगर फॉर्मुला ऑफ हाइड्रेट बनाना है हमको, अगर हमको फॉर्मुलाज ऑफ हाइड्रेट बनाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, LiH, क्योंकि Li+1 होता है और H- 1 होता है। NaH, देखो हाइड्रेट में देखो ध्यान से देखना, हाइड्रेट मतलब H-, आ रहा समझ में, H-। तो ये मेटल के साथ जब भी कंबाइंड होगा, ठीक है, मेटल के साथ जब भी कंबाइंड होगा तो क्या बना देगा,
Li प्लस और H माइनस, NaH KH, सिमिलरिटी CH2 हो जाएगा क्योंकि Ca पे प्लस 2 होता है, AlH3 Al प्लस 3 हो जाएगा, फिर सिमिलरिटी C पे प्लस 4 और H पे -1 SiH4, और फिर N पे क्या हो जाएगा, NH3 कैसे बनेगा, यहाँ पर NH3 बनेगा, N की कितनी वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है, ठीक है, N की कितनी वैलेंसी, 3 वैलेंसी, PH3 एंड ASH3, सिमिलरली H2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे H पे प्लस है और O पे माइनस है, ठीक है, H पे प्लस और O पे माइनस है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, और सिमिलरली N पे भी ऐसा ही है, ठीक है, N पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस है और N पे माइनस है, ठीक है, N पे क्या है, माइनस है, ठीक है, सिमिलरली HF होगा H प्लस F माइनस HCl HBr HI, ठीक है, अगर हमको फॉर्मुला ऑक्साइड देखना है तो Li प्लस होगा और O2 माइनस होगा, यहाँ पे भी O2 माइनस होगा और Mg2 प्लस होगा, इसलिए MgO हो गया, B2O3 में O B पे प्लस 3 होगा और O पे 2 माइनस होगा, इसलिए B2O3 हो गया, CO पे C पे प्लस 4 होगा और O पे 2 माइनस होगा तो CO2 हो जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा क्या फॉर्मुला, आपको मिलेगा ये फॉर्मुला, आपको ये मिलेगा C2O4, तो आप इसको सॉल्व इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, CO2 मिल जाएगा, समझ आया, CO2 मिल जाएगा, फिर N2O3 मिल जाएगा, N2O5 मिल जाएगा, क्योंकि N की इलेक्ट्रॉनिटी कम है ऑक्सीजन से, तो N पे प्लस आएगा और O पे माइनस आएगा, ठीक है, N पे प्लस आएगा और O पे माइनस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो N प्लस 3 होगा और O पे -2 होगा, ठीक है, सिमिलरली P4O6 P4O10, ठीक है, SO3 SO3 SeO3 STO3 और Cl2O7, ठीक है। अब देखो Cl2O7 बता देता हूं आपको मैं, तो Cl2O7 में Cl पे प्लस 7 होगा और O पे -2 होगा, ठीक है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉनिटी कम है ऑक्सीजन से, तो Cl पे प्लस 7 और ऑक्सीजन पे -2, तो हमारा बन जाएगा Cl2O7, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक द फॉर्मुलाज बाय नोइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। अब आते हैं हम एनोमलस प्रॉपर्टीज पे, तो एनोमलस प्रॉपर्टीज में हमको सबसे पहली प्रॉपर्टी देखनी है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखो द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप लिथियम एंड बेरिलियम, इनकी डायगोनल रिलेशनशिप किसकी होती है, मैग्नीशियम से और एल्यूमिनियम से, ठीक है, डिफर्स होते हैं मैनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो इनके अदर एलिमेंट्स से डिफरेंट होती है, ठीक है, इनके ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एल्कली मेटल्स है लिथियम और सोडियम, और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है अदर एलिमेंट से, फॉर्म कंपाउंड्स विद प्रोनाउंस्ड कोवलेंट कैरेक्टर, द अदर मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स प्रीडोमिनेटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, आपको मैंने सबसे पहले बताया था एस ब्लॉक जब पढ़ा रहा था मैं, एस ब्लॉक वाला, तो ये आयनिक बनाते हैं, सारे आयनिक बनाते हैं, बट ये जो लिथियम और बेरिलियम है वो कोवलेंट बनाते हैं। इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है मैग्नीशियम से, और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है एल्यूमिनियम से। देखो आप अगर मेटेलिक रेडियस की बात करें तो मेटेलिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है 152 और 160, यहाँ 111 और यहाँ 143। आयनिक रेडियस की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस भी सेम है 76 और 72, दैट्स व्हाई दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि डायगोनल बन रहा है ना यहाँ पे क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है, डायगोनल बनने की वजह से दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। आया समझ में, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एनिमल्स बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल साइज, जो फर्स्ट मेंबर एलिमेंट्स है ना, द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द एस एंड पी ब्लॉक कंपेयर टू दैट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर्स, वो क्या डिफरेंट है। अभी डिफरेंट क्यों है, एनिमल्स बिहेवियर क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड रीजन इज लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, ठीक है, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो की वजह से, क्योंकि चार्ज ज्यादा है और रेडियस कम है, साइज छोटा है ना, तो लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो की वजह से। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि वहां वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, क्योंकि वहां पे 3D तो बाद में आएगा ना, 3D तो क्या आता है, बाद में आता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकते अपनी वैलेंसी को, ठीक है, दे कांट एक्सपेंड देयर वैलेंसी बाय 4, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, 4 से ज्यादा वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए वो BF4 माइनस बनाते हैं, ठीक है, BF4 माइनस बनाते हैं, BF6 माइनस इज नॉट कांट फॉर्म, ठीक है, BF6 माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, बट AlF6 माइनस बन सकता है, ठीक है, AlF6 3 माइनस बन सकता है, क्यों, क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, 3D ऑर्बिटल अवेलेबल है, दैट्स व्हाई Al कैन फॉर्म AlF6 3 माइनस बट BF6 माइनस कांट बी फॉर्म्ड। आया समझ में। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है इनकी कि ये जो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग भी करते हैं, ठीक है, दे हैव ग्रेट एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, जैसे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी बनाते हैं ये बॉन्ड्स, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर केमिकल बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, क्लियर, सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन स्टेट। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, वो बोल रहा है आर द ऑक्सीजन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ Al इन AlCl H2O होल 5 2 प्लस सेम
देखो ये हमने लिख भी रखा है। तो देखो ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीजन स्टेट मतलब चार्ज ऑन मेटल, मेटल पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन मेटल इज ऑक्सीजन स्टेट। कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द मेटल, ऐसे निकाल सकते हो आप कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब कितने एटम्स अटैच्ड है आपके मेटल से, तो मेटल से कितने एटम्स अटैच्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेटल अटैच्ड है, दैट्स व्हाई कोवैलेंसी इज 6। कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन स्टेट की, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसके लिखेंगे x, Cl पता है -1, H2 न्यूट्रल लिगेंड है तो H2 हो जाएगा 0, पूरे पे चार्ज कितना है +2, तो +2 -1 हो जाएगा, तो +2 + 1 कितना हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई +3 और कोवैलेंसी हो गई 6। दिस इज द डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन स्टेट एंड कोवैलेंसी। आई होप इट्स क्लियर। और भी क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया एज वी नो जनरल डिक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मैंने देख लिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस द आयोनेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज, ये भी हमने देख लिया। एंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड, ये भी हमने देख लिया है। इन अदर वर्ड्स द आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स इन द पीरियड इज द लीस्ट एंड द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हाईएस्ट है राइट में और आयोनेशन एंथैल्पी लीस्ट है लेफ्ट में। नोट नोबल गैसेस हैविंग कंप्लीटली फिल्ड शेल्स हैव रादर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वैल्यूज, ये हमको पता है कि जो नोबल गैस है उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब देखो दिस रिजल्ट इन द हाई केमिकल रिएक्टिविटी टू एक्सट्रीम्स, द लोएस्ट इन द सेंटर। जो लोएस्ट है वो सेंटर में है रिएक्टिविटी, हाईएस्ट एस ब्लॉक में है और पी ब्लॉक में हाईएस्ट है और लोएस्ट हमारी सेंटर में है, ठीक है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एक्सट्रीम लेफ्ट among the alkali metals executed by the loss of an electron leading to the formation of a cation, and at the extreme right among halogens shown by the gain of an electron, ठीक है। सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी कौन दिखाया, अल्कली मेटल्स, सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा, हेलोजेंस, ठीक है। कौन कौन दिखाएगा, अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस। अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके, हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। दिस बिहेवियर कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच वी विल लर्न लेटर, ठीक है। हम रिडॉक्स में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको पता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में 4 ऑक्साइड आपको पढ़नी है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। देखो एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होती है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड सारी एसिडिक होती है, ठीक है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड सारी एसिडिक होती है। देखो एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर हमारे पास Na2O है, Na2O मतलब Na क्या है, मेटल है, तो मेटलिक ऑक्साइड क्या हो गई, बेसिक हो गई। Cl2O7, Cl क्या है, नॉन मेटल है, तो इसकी ऑक्साइड क्या हो गई, एसिडिक हो गई। नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, मेटल की ऑक्साइड बेसिक। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो N2O, NO और CO, 3 याद रखनी है, एग्जाम में आती है। N2O क्या है, लाफिंग गैस है, ठीक है। N2O क्या है, लाफिंग गैस है। NO एंड CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एम्फोटेरिक याद रखनी है, Al2O3 और As2O3, ठीक है। Al2O3 As2O3। अब पता कैसे लगाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, आपको बताना है कि जो Na2O है वो बेसिक ऑक्साइड है और Cl2O7 है वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्या करोगे आप, Na2O की रिएक्शन H2 में करोगे तो आपको बेस मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, मतलब वो क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया। Cl2O7 को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, HClO4 एसिड मिल रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वो एसिडिक ऑक्साइड हो गया। Cl2O7 मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड के ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। दैट्स हाउ यू कैन वेरीफाई, ओके, बाय एडिंग देम इनटू वाटर, ठीक है। चलते हैं आगे। तो जो मैंने समझा आपको वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। जो मैंने समझा आपको वही लिखा हुआ है। दस मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज हाईएस्ट द एक्सट्रीमली लेफ्ट डिक्रीजेस एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ओके। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में। एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ पीरियड इजीली कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक, ठीक है। Na2O मतलब जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो, नॉन मेटलिक ऑक्साइड से वो बेसिक है, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड से वो एसिडिक है। Cl2O7 एसिडिक और Na2O बेसिक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक, Al2O3 एंड As2O3 एंड न्यूट्रल कौन से होंगे, CO, NO एंड N2O। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में डिफरेंस है, ध्यान रखना। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल सेम से नहीं होते, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में डिफरेंस है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिडिक विद बेसिस एंड एज बेसिक विद एसिड्स, वेयरएज न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, जो आपको बता भी दिया, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जिनमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी है ना बेसिक प्रॉपर्टी है। एम्फोटेरिक मतलब अगर वो एसिडिक है तो बेसिक के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर वो बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। और न्यूट्रल मतलब वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, दी एंड, ठीक है। मैंने सारा, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस, पूरा चैप्टर पूरा एकदम डीप में कवर करा है और सिर्फ 1.5 घंटे में, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हुआ होगा, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अगर इस पीडीएफ के आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, इस पीडीएफ के अगर आपको नोट्स चाहिए तो जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा।
तो आप लिंक से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो 2 चैप्टर मैंने पहले पढ़ा रखे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, सो आई होप अब आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज वो भी देखना। और ये वीडियो अगर आपके फ्रेंड्स कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी शेयर करना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आपको कोई भी फ्रेंड क्लास 11th या क्लास 12th में, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, इससे आपके सारे इनऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।